बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो कितनी किस्म की होती हैं और इनको किस तरह से पढ़ा जाता है। केस स्टडी में हम एक कंपनी है नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इनका जो है वो इनकी जो फाइनेंसेस हैं, इनकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इनके जो पे आउट्स हैं, इस कंपनी को की जो रेवेन्यूज़ है वो किस तरह से जनरेट होते हैं, फिर उसकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फिर उसका जो उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको यहाँ पे हम तफसील से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इस कंपनी का एक ओवरव्यू जो है वो आपके सामने होना चाहिए कि ये कंपनी है और इसकी जो लेटेस्ट शेयर प्राइस है वो 154 है आज, और इसका जो पिछले एक महीने का वो है, जो इसके जो शेयर्स की जो प्राइस है वो कुछ इस तरह से है। ये गई है 160 तक गई है और लास्ट सिक्स मंथ में ये मैक्सिमम जो है वो 300 तक भी गई है। और पिछले जो 5 साल की हिस्ट्री है, अगर लॉन्ग टर्म आप इसको देखें तो ये शेयर जो है ये पहले जो ज़्यादा जो है वो 100 से नीचे ही रहा है, और ये दरमियान में 2018 और 2019 के दरमियान इस शेयर की प्राइस जो है वो ऊपर गई है। और ये इस 2021 में ये जो एक दफ़ा इसकी प्राइस में जो ये 300 तक इसकी प्राइस जो है वो चली गई है। ये यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें कि जो इस किस्म की फ्लक्चुएशन है, उससे उससे बचना चाहिए। ये जो हिस्ट्री, कंपनीज की जो हिस्ट्री होती है, शेयर प्राइस की हिस्ट्री होती है, उसका देखने का फ़ायदा ये होता है कि अभी देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में तो ये एक दफ़ा भी 300 तक नहीं गया, लेकिन अचानक ये 2021 के जो उसमें मार्च और अप्रैल में ये फरवरी और मार्च और अप्रैल में ये जो है किस तरह से 300 तक चला गया। ये इसकी एक्चुअल प्राइस नहीं होती। अगर देखें यहाँ पे एक आप एग्जांपल के तौर पे और एक सबक के तौर पे ये चीज़ यहाँ पे आप सीख लें कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या हुआ है कि आपने जिन दिनों में ये कार्रवाई हुई है, ये देखें कि मार्च और अप्रैल में इस कंपनी का शेयर जो है वो 300 को टच कर जाके इसने किया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो इसकी जो है वो 300 नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने इसको ख़रीद लिया, आपने ये देखा कि ये ट्रेंड जो है इसका अप ट्रेंड है ये, और आपने उसमें ये ख़रीद लिया इसको इस उम्मीद पे कि ये इससे ज़्यादा जाएगा। ये एक टोटली गलत डिसीजन होता है कि आपने इस किस्म की जो स्पीड लगी होती है जिस शेयर को अचानक बगैर किसी वजह से, ये यकीनन कुछ ऐसा हुआ होगा, मुझे तो इसकी हिस्ट्री में नहीं मालूम कि ये क्यों इन दिनों में ये, और यकीनन ऐसा हुआ होगा कि कोई न्यूज़ होगी या कोई इस किस्म की जो है ना वो रूमर्स या कोई इस किस्म का ये अफेक्ट है ये, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स जो है ना वो आप देखें पिछले इतने अरसे की जो हिस्ट्री है वहाँ पे ये शेयर जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ। इसकी हल्की फुल्की जो है इसमें फ्लक्चुएशन आती रही है, लेकिन इतना ज़्यादा ये नहीं है कि अचानक यहाँ पे जो है 300 को इसने टच किया और फिर आज देखें कि वापस ये 154 पे आया हुआ है। तो इस किस्म का जो शेयर होता है, अगर आप देखें कि ये तकरीबन 100 देखें, ये 150 से नीचे ये आपका 27-28 रुपीज़ के ऊपर भी जो है ना ये ट्रेड होता रहा है। तो आपने इस किस्म का जल्दी में कोई फ़ैसला नहीं करना होता कि जब किसी स्टॉक की प्राइस जो है वो अचानक से बहुत ऊपर चली गई है और आपने जल्दी में उसको ख़रीद लिया, ये काम आपने नहीं करना। तो अभी भी मेरा ख्याल है कि ये जो स्टॉक है ये अपनी वैल्यू से काफ़ी ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद जो है वो किसी किस्म की बाई या सेल कॉल देना नहीं होता। इसमें यह है कि सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है ये, कि सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए ये चीज़ें कि मार्केट में अगर इस किस्म की स्पेकुलेशन या इस किस्म की फ्लक्चुएशन अगर आप देखें कि जो नेचुरल नहीं है, जो उसके फंडामेंटल के बेसिस के ऊपर नहीं है, बल्कि किसी अननोन वजह है कि
वो शेयर जो है ना वो। और इसी तरह अगर आपने कोई शेयर परचेज किया हुआ है, आपने मिसाल के तौर पे कोई और कंपनी है उसके शेयर आपने परचेज किए हुए हैं और वो उसकी जो रियल वैल्यू है वो 300 है, 300 में आपने परचेज किया हुआ है और वो अचानक से किसी वजह से नीचे चला गया, लेकिन फंडामेंटल जो है वो आपको बता रहे हैं कि नहीं कंपनी स्ट्रांग है, इसके पेआउट्स ठीक हैं, पिछले क्वार्टर में सारा कुछ ठीक था, कोई इस किस्म की न्यूज़ नहीं है, कोई तूफान नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, कंपनी को कुछ नहीं हुआ, तो अचानक से अगर उसका शेयर जो है वो नीचे चला गया तो आपने उसको घबरा के बेचना नहीं है, आपने उसको होल्ड करना है। आपने देखना है कि वो जो कुछ हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता कर से वो अपनी जो उसकी रियल वैल्यू है उसके ऊपर आएगा वो। तो ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं। तो थोड़ा सा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको सीखते हैं कि उनको किस तरह से पढ़ना होता है। पहले इसी कंपनी की जो नेट सोल है इसी को यहाँ पे हम देखते हैं। ये देखें जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसी को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी जो यहाँ पे ये 2020 के हैं और इस तरफ ये जो है ये 2019 के हैं। सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि ये जो डिजिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको पढ़ना किस तरह से है। यहाँ पे जो अकाउंट्स जिन्होंने ये बनाया है उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ये थाउजेंड्स में उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो डिजिट यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आपकी जो एक्चुअल इसकी जो वैल्यू है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको यहाँ पे गूगल में ये करके भी दिखा देता हूँ ताकि अगर इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने का अगर मसला हो तो आप इससे बच सकें। ये देखें जो हमारे पास 1000 में उन्होंने अगर कहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको एज इट इज़ हम 1000 में लिखेंगे। ये है जी 470 83 74 470 ये एक्चुअल अमाउंट वहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे अभी आप इसको बिलियन में लेना चाहें, अभी इसको मिलियंस में लेना चाहें, ये इस तरह से आप इस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वेबसाइट जो है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप यहाँ से ये एग्जैक्ट जो डिजिट्स हैं ये 4700 मिलियन की जो है वो ये तकरीबन समझ लें कि 4.7 बिलियन की जो है वो टोटल सेल इस फाइनेंशियल इस इनकम स्टेटमेंट में जो है वो बताई गई है। और इसकी जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है, यानी ये रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो इसके ऊपर खर्चा हुआ है वो जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3.1 बिलियन के करीब जो है वो इसके ऊपर खर्च है। जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में या इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है कि टोटल जो रेवेन्यू होता है उसमें से जब उसकी कास्ट जो टोटल आपकी सेल होती है उसमें से जब कास्ट ऑफ सेल्स, अगर इस केस में अगर देखें कि यहाँ पे अगर कोई गुड्स सेल हो रही होती हैं या कोई कमोडिटी या फिजिकल गुड्स सेल हो रही होती हैं तो उसमें ये होता है कि टोटल आपकी सेल्स जो है वो ऊपर यहाँ पे आ रही होती हैं कि टोटल सेल्स, और नीचे जो यहाँ पे लिखा हुआ है कास्ट ऑफ रेवेन्यूज़, तो वहाँ पे लिखा होता है कि कास्ट ऑफ सेल, इसको COS भी कहते हैं, और कास्ट ऑफ गुड्स एंड सेल्स इस तरह के भी जो है टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। ग्रॉस प्रॉफिट GP जिसको कहा जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है कि जब आप टोटल रेवेन्यू से कास्ट ऑफ रेवेन्यू आप माइनस करते हैं तो वो आपका क्या होता है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। फिर उसमें से जो बाकी एक्सपेंसेस होती हैं उसमें उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसमें उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसमें जो उसकी जो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के, जिस तरह ये IT कंपनी है इसमें जिस तरह ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं इसमें, फाइनेंशियल कास्ट है, उसके अलावा जो है शेयर ऑफ लॉस ऑफ एसोसिएट, काफ़ी सारी चीज़ें। उसके बाद ये सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो दो किस्म के प्रॉफिट्स आपके होते हैं, एक टैक्स से पहले और एक टैक्स के बाद। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से आप माइनस करते जाएंगे ये सारे एक्सपेंसेस,
और आखिर में जाके उसकी जो टैक्सेशन है उसको कैलकुलेट करेंगे। टैक्स पे करने के बाद जो आपके पास जो फाइनल आपके पास जो डिजिट यहाँ पे नज़र आएगा वो उसको आप कहेंगे कि ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है। तो जब हम इस टोटल नेट प्रॉफिट को, इसको नेट प्रॉफिट भी कहा जाता है, इस नेट प्रॉफिट को जब आप टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करेंगे तो आपका ईपीएस जो है वो अर्निंग पर शेयर वो आपको मिलेगा। इस केस में हमें यहाँ पे मिल रहा है 2.73। यहाँ पे देखें कि इसकी अभी हम आगे चल के तो इसकी वजह देखते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है कि पिछले साल 2019 में जो सेल्स भी ज़्यादा थी और उसके बाद जो है वो प्रॉफिट्स भी जो हैं वो ज़्यादा अर्न किए गए हैं, और जो ईपीएस था, जो अर्निंग पर शेयर है, वो 13 रुपये थी, बल्कि ये पौने 14 रुपये है, 13.86 है। और ये इस साल में कम क्यों हुई है, ये 2.73 जो है ये क्यों यहाँ पे हुई है? इसकी वजह ये है कि ये पूरा साल जो है ये जहाँ तक मेरा ख्याल है ये सारा साल जो है कोविड की वजह से जो बिजनेसेस के ऊपर जो ओवरऑल ये कोविड-19 का जो इफेक्ट था उसकी वजह से सारे बिजनेसेस जो हैं वो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो इसी तरह से ख़राब आए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं किसी जगह पे इनके जो मैनेजमेंट टीम है उन्होंने बताया होगा कि ये जो इतना बड़ा जो डिफरेंस है ये किस वजह से आया है, तो यकीनन उसमें वो उसको कोविड ही बताएंगे। तो उसके बाद ये तरीका होता है कि आप, ये सिंपल सा तरीका है, इसमें सिंपल आपके समझ लें कि जो अगर आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लंबी चौड़ी अकाउंटिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सीधा सीधा काम है, प्लस माइनस अगर आपको आती हो, आप देखें कि टोटल आपके पास जो रेवेन्यू आ रहा है उससे आप खर्चे जो हैं वो माइनस कर रहे हैं और आखिर में टैक्स वगैरह उससे जो है वो माइनस कर रहे हैं, तो लास्ट में आपको जो बच रहा है वो आपका नेट प्रॉफिट है। और जो शेयर होल्डर्स में जब तकसीम होता है तो वो उसको अर्निंग पर शेयर जो है वो इस तरह से कैलकुलेट हो जाती है। यानी अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इसमें 3-4 चीज़ें ही होती हैं कि टोटल रेवेन्यू, और वो रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो आपका कास्ट ऑफ रेवेन्यू है वो हो जाएगी, उसके बाद आपका जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे, और बाकी जो बिजनेस चलाने के लिए जो अखराजात होते हैं वो उसमें से माइनस हो जाएंगे। बाद में जो आप टैक्स पे करने के बाद आपको जो नेट प्रॉफिट होगा उसको जब आप शेयर में तकसीम करते हैं तो उसका वो ईपीएस आपको वहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाता है। तो इस केस में नेक्स्ट हमारा जो है स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रिहेंसिव इनकम्स। अगर आपकी कंपनी जो है वो किसी एक उसका कोई एक ही बिजनेस है, तो वो किसी एक की उसकी इनकम स्ट्रीम है, तो वो उसमें इनकम स्टेटमेंट में ऊपर जो है वो शो हो रही होती है कि ये टोटल हमारे रेवेन्यूज़ हैं। लेकिन अगर किसी और जगह से कोई और प्रोडक्ट्स हैं उसकी, या कहीं और से उसकी जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, या उसके ऑफिस हैं, उसके रेंट्स हैं, उसके अदर बिजनेसेस हैं, वहाँ से जो रेवेन्यूज आते हैं वो अदर इनकम्स में, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम्स वगैरह में वो चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन जो है, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा, उसके बाद एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश चार्जेस वगैरह हैं, डिप्रिसिएशन होती हैं, उसके बाद जो अगर लोन वगैरह कंपनी ने लिए होते हैं तो वो होते हैं, और जो अगर कंपनी ने कहीं किसी जगह पे किसी और बैंक्स वगैरह में या सेविंग स्कीम्स में या किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ से डिविडेंड आ रहे होते हैं, वो चीज़ें जो हैं वो इसके कैश फ्लो में जो है वो इन आउट जो चीज़ें हो रही होती हैं उनकी कंप्लीट डिटेल जो है वो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में नज़र आ रही होती है। तो चेंजेस ऑन इक्विटी भी में भी इस तरह होता है कि जो आपके इक्विटी होल्डर्स होते हैं उनकी जो उनमें जो चेंजिंग्स आती हैं उनकी एक स्टेटमेंट जो है वो उसमें ये चीज़ें बताई जाती हैं। इसमें हम जो डिटेल से जिस स्टेटमेंट को अभी डिस्कस करेंगे उसमें उसको कहते हैं हमारी जो बैलेंस शीट है, जिसमें जो कंपनी के जो एसेट्स और कंपनी की जो लायबिलिटीज़ होती हैं तो उनको पढ़ा जाता है। जो उनको हम इस लेक्चर या में या आगे लेक्चर में हम उसको जाके पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे इनकी जो इस कंपनी की जो डायरेक्टर एंड से जो यहाँ पे किसी जगह पे उन्होंने बताई होगी कि ये मेरा ख्याल ये है
कि जो इसकी परफॉर्मेंस में कमी आई है उसकी क्या वजूहत है। ये देखें, ये एक डायरेक्टर रिपोर्ट जो है वो पब्लिश होती है एनुअली। उसमें जो कंपनी डायरेक्टर होते हैं वो बताते हैं कि इस दफ़ा हमने क्या अर्निंग की है, क्या हमारे एक्सपेंसेस थे, क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, क्या हमने जो जिद्दत लेके आए हैं इसमें, क्या नई प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। जिस तरह मैं ये जो नेटसोल का ये जो फाइल है ये मैं उसमें रख दूंगा, और आप नेटसोल की वेबसाइट के ऊपर जाके भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डाटा पोर्टल है वहाँ से भी आप ये फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, वहाँ पे हमने जो देखा था कि EPS जो है वो काफ़ी कम रहा है, और ये वही EPS यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, देखें 2.73, यानी मुनाफा फी हिस्सेस जो है वो 2.73 यहाँ पे आ रहा है। वही जो वहाँ पे हमने देखें उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि जो रेवेन्यूज़ थे, फिर जो एक्सपेंसेस हुए हैं, फिर जो प्रॉफिट इसके ऊपर आया है, और फिर जो यहाँ पे ये लोग कहते हैं जी कि ये देखें, मौजूदा गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र कंपनी ने अपनी तमाम तर तवज्जो माली हैसियत को मुस्तहकम और नकद रकम को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रखने में मरकूज़ की है। यानी उनकी जो तवज्जो है वो जो है वो उसको कैश को होल्ड रखना चाह रहे हैं ताकि आइंदा आने वाले मुश्किल हालात से नंबर आजमा हो सके। और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए 22 सितंबर 2020 को मुनक़द होने वाली जो इनका जो इजलास था बोर्ड का, उसमें उन्होंने जो है वो ये डिसीजन लिया था कि 30 जून तक जो हमारी जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है उसके लिए माली साल के लिए डिविडेंड ना देने की मंजूरी दी। तो इन्होंने ये क्या किया था कि ये 2.73 भी जो है वो ईयर 2020 का जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि वो कैश अपने पास होल्ड रखना चाह रहे हैं ताकि जो पॉसिबल मुमकिन जो माली हालात अगर ख़राब होते हैं या कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज होती हैं तो वो उनसे निपटा जा सके। इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो या इस साल कोविड की वजह से तकरीबन काफ़ी सारी और कंपनीज में भी जो है वो देखने को मिली हैं कि उनकी जो सेल्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट्स हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं 2029 से अगर हम कंपेयर करें उसको। तो ये पूरी जो इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 2020 की, ये यहाँ पे पड़ी हुई है। आप इसको इनकी वेबसाइट से जाके तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से भी ये देखें कि अगर आप PSX के डाटा पोर्टल के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे आप कोई भी सिंबल लिखें, कोई भी कंपनी यहाँ पे लिखें तो उसकी पूरी डिटेल्स जो हैं वो फाइनेंशियल्स में आप जाएं। अगर आपको एनुअल रिपोर्ट्स चाहिए वो भी, और अगर आपको क्वार्टरली जो है वो रिपोर्ट्स चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। जिस तरह अगर आपको ये देखें कि जिस तरह पीरियड एंडेड जो है वो 31 मार्च तक की जो है वो आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। और इसी तरह यहाँ पे ये आपको 31 दिसंबर तक की जो है वो भी यहाँ से आप हर क्वार्टर की जो है वो भी आप स्टेटमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से आप एनुअल भी जो है वो कर सकते हैं। और इनकी जो अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे भी ये पड़ी होती हैं। ये SECP की रिक्वायरमेंट है कि जितनी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती हैं उन्होंने एक तो अपनी जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं ये फाइल करनी होती हैं SECP को, और उसके अलावा इन्होंने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर भी पब्लिकली ये चीज़ें जो है ना वो पब्लिश रखनी होती हैं ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो इनकी जो कंपनी की कारकर्दगी है वो वहाँ से देख सकें। तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसका थोड़ा सा हमने रिव्यू किया इस नेटसोल का। नेक्स्ट जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़ने से पहले कुछ फैक्टर्स हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कंपनी की जो हिस्ट्री है। अगर आप यहाँ पे आ जाएं ये SCS ट्रेड के ऊपर, यहाँ पे हम इसी को नेटसोल को ही लिखते हैं, नेटसोल, और इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पे
ताकि हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो और क्लियर हो जाएं कि जब हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए हमें, पिछली वीडियो में भी ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो उसने रह गई थी वो भी कर लेते हैं। इसमें एक तो आपने सेल्स हिस्ट्री देखनी होती है, किसी भी कंपनी की जो सेल्स हिस्ट्री है वो एक तो आपने उसको देखना होता है। ईयरली फाइनेंस में आप चले जाएं तो यहाँ पे हमें ये देखें, ये जो कंपनी है ना इसका ये देखें तो यहाँ से इसकी ग्रोथ शुरू हुई है, ये देखें ये 3.2 फिर 3.9 हुआ है, फिर 4.2 हुआ है, फिर 5 हो गया, और फिर 2020 में 4.7। इतने ख़राब हालात होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा इसमें जो है वो डिक्रीज़ नहीं हुए। होपफुली ये कंपनी जो है टेक्नोलॉजी कंपनी है, होपफुली ये अगले आने वाले दिनों में इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी। इसी तरह जो कास्ट ऑफ सेल्स है वो भी पिछले 5 सालों की यहाँ पे जो है ना वो इसकी आ रही है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसकी जो टैक्सेशन है, इसी तरह जो उसकी बैलेंस शीट में जो वो हैं, इसकी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। और डिविडेंड्स वगैरह में भी आप देखें कि इस कंपनी ने 2019 में जो है वो 28% और 18 में 25%, इसी तरह ये जब शुरू हुआ था इनका, ये 2016 में, इससे पहले भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप कुछ दूसरी वेबसाइट investing.com वगैरह पे जाके तो इसकी पुरानी हिस्ट्री भी जो है वो देख सकते हैं कि ग्रोथ इसकी वो ठीक थी। इस साल जो है वो उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, 2020 का डिविडेंड उन्होंने नहीं दिया क्योंकि उन्होंने वो उस अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने उसकी रीज़न जो है वो बता दी है। तो दूसरी चीज़ होती है कि जो कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं कि जिनमें, जैसे ये तो टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये इसकी तो जो ग्रोथ है वो तो एक स्पीड से, इसमें क्वार्टर वाइज कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, जैसे फूड आइटम है, वो खाने पीने वाली चीज़ें हैं, जिस तरह बेवरेजेस वगैरह की कंपनी है, जिस तरह शीज़ान वगैरह है, तो उसमें आप देखें कि उनकी जो सेल्स होती हैं ना वो सर्दियों के मौसम में उनकी सेल्स जो हैं वो दो क्वार्टर होते हैं, उसमें उसकी सेल्स जो हैं वो कम हो सकती हैं। और जो गर्मियों का सीज़न होता है उसमें बस ये सीजनल जो प्रोडक्ट्स होती हैं या जो कंपनीज ऐसी हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो आपने देखना होता है कि क्या इस कंपनी में सीजनल इफेक्ट जो है वो कितना है, और इसके अगेंस्ट अगर मैं किसी मुतबादल कंपनी में जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कर लूँ तो उसमें कितना फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये होती है कि जो प्रोडक्ट और सर्विस टाइप है, इसमें हम देखते हैं कि ओवरऑल जो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं, जिस तरह आपने देखा कि पीछे ये कोविड का जो था, सारे बिजनेसेस जो है ना वो उनके ऊपर इसका बहुत बुरी तरह ये चीज़ जो है वो असरअंदाज हुई है। तो अगर इसमें देखें कि लग्जरी जो चीज़ें हैं, जिस तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो कारों की जो सेल्स है या गाड़ियों की जो सेल्स है वो ऑब्वियसली जो आप अगर आप यहाँ पे फाइनेंशियल डेटा इनका देखें तो आपको नजर आएगा कि वो कम होगा कंपैरेटिवली जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं, जो फूड आइटम्स हैं, क्योंकि जब इस किस्म की माशी हालात में जो लोगों के जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो ज़ाहिर है वो जो बेसिक नीड्स होती हैं उसके ऊपर होती हैं, यानी खाने पाने वाली चीज़ों को या हेल्थ सेक्टर्स जो हैं वो उसमें लोग अपने ऊपर पैसे लगाने को तरजीह देते हैं बजाय इसके कि वो लग्जरी या आसाइश वाली चीज़ें जो हैं वो उसकी तरफ वो कम जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपने देखना होता है कि जो ओवरऑल जो माशी हालात हैं मुल्क के, अगर वो ठीक चल रहे हैं, GDP जो रेशोज़ हैं वो ठीक हैं, इन्फ्लेशन जो है वो बराबर है, जो हमारा पाकिस्तानी करेंसी है वो स्टेबल है और हालात जो हैं वो ठीक हैं, फिर तो आप जो इस किस्म की जो लग्जरी आइटम वाली जो प्रोडक्ट्स हैं या कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करें। अगर कुछ अरसे से आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है या आगे चल के कुछ ऐसे हालात जो हैं वो बन रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। लेकिन इसमें ये भी होता है कि अगर इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो इम्प्रूव हो रही हों, तो जो चीज़ें मैंने पहले जिनका जिक्र किया है कि फूड आइटम है या बेवरेजेस वगैरह हैं, वो तो ऐसे ही होगा कि वो तो स्टेबल रहेंगी। लेकिन बाकी जो लग्जरी आइटम है उनकी जो उनका जो बिजनेस की जो ग्रोथ है वो
समझ लें कि बहुत एक समझ लें कि स्काई रॉकेट वो तेज़ी से ग्रो कर सकती हैं और उसमें आपके जो रिटर्न्स हैं वो अच्छे खासे हो सकते हैं और आपकी अर्निंग जो है वो उन कंपनीज में वो अच्छी हो सकती है। जिस तरह टेक्नोलॉजीज कंपनी है, टेक्नोलॉजीज कंपनी का बिल्कुल इससे सीजनल आइटम से, सीजनल प्रोडक्ट्स से या सीजन जो आपकी जो खाने पीने वाली जो कंपनीज हैं या जो हाउस होल्ड चीज़ें जो बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनसे उसका कोई तलक नहीं होता। अगर उनको कोई मार्केट में अच्छा काम मिल गया, जिस तरह ये नेटसोल का यहाँ पे एक केस है, अगर कल इनको किसी अच्छी बड़ी कंपनी का जो है वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और वो उसके साथ ये काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या होगा कि इनकी जो ग्रोथ है, लेकिन ये आपने देखना है कि उसकी क्वार्टरली हाफ ईयरली जो स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट, उसको देख लेना है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट क्या वाकई मिला है, इनको बिजनेस मिला है, वहां से इनको कोई रेवेन्यू आया है। अगर तो आपने यहाँ पे उसकी तस्दीक कर ली है तो फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोचें। सिर्फ न्यूज़ पे आपने नहीं जाना कि खबर आ गई है बस आपने शेयर परचेज करना शुरू कर दिया। इस तरह से नहीं होता। ये कई दफ़ा जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, जो सट्टाबाज लोग होते हैं, वो मार्केट में खराबियां करते हैं और वो इस किस्म का जो है वो ट्रेंड बना के मसनूई तौर पे तो इन्वेस्टर्स को ख़राब करते हैं। तो आपने इन चीज़ों का खसूसी जो है वो ध्यान रखना होता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो इम्पेक्ट करती है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ख़ास तौर पे, उनमें यह होता है कि जो रॉ मटेरियल्स बाहर से आ रहे होते हैं उनको देखना होता है कि वही बात कि अगर बाहर से इंपोर्ट हो रही है, कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में हम देखें कि स्पेयर पार्ट जो है वो बाहर से आ रहे हैं। अगर कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी कुछ चीज़ें बाहर से आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आइटम्स हैं, ये जिस तरह होम अप्लाइंसेस वगैरह हैं, उनकी कुछ चीज़ें अगर बाहर से आ रही हैं तो उसमें फिर क्या होगा कि टेली कम्युनिकेशन सेक्टर्स में हमने देखा है कि काफ़ी सारे जो है वायरलेस इक्विपमेंट जो है या केबल्स वगैरह हैं वो बाहर से आ रही होती हैं। तो उसमें यह होता है कि मटेरियल्स जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं, या अगर मैन्युफैक्चरर हैं तो, या अगर आपका जो यूएस डॉलर प्राइस जो है वो पाकिस्तानी रुपीस के साथ अगर उसको कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में वो जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी रुपी जो है वो ड्रॉप हो गया। जिस तरह पिछले एक साल में हुआ है कि यूएस डॉलर जो है उसके मुकाबले में पाकिस्तानी रुपीस की जो वैल्यू है वो देखें 160 तक चली गई थी। तो इस किस्म के हालात में क्या होगा कि जो रॉ मटेरियल की जो कास्ट है वो एक तो वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर फिर आपने ये देखना होता है कि क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उसकी जो इंपोर्ट पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर अगर कोई नई ड्यूटीज़ लगी हैं और आप जो चीज़ जिस सेक्टर में आप काम करना चाह रहे हैं उसमें वही चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं और उनकी इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज़ ज़्यादा हुई हैं, तो आपको ये देखना होता है कि अभी क्या हो जाएगा कि इस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कास्ट ज़्यादा हो जाएगी और मे बी इसकी जो ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ है उसके ऊपर ये चीज़ जो है वो असरअंदाज हो। इसके अलावा ये देखना होता है कि आपकी कंपनी की जो अर्निंग है वो अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसी अनाउंसमेंट की है कि आपकी जो ऑपरेटिंग कास्ट है, आपकी जो लेबर है, गवर्नमेंट मिसाल के तौर पे कहती है कि इजाफा ऐसा करें कि लेबर की जो मिनिमम सैलरी है उसको आप 20% या 30% जो वो इंक्रीज़ कर दें और आपकी कंपनी को वो इंक्रीज़ करनी पड़ती है, तो क्या होगा कि आपकी कंपनी की जो ऑपरेटिंग कास्ट है वो ज़्यादा हो सकती है और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो आपकी जो पर शेयर अर्निंग है उसके ऊपर होगा, आपके डिविडेंड में जो है वो कमी आ जाएगी। और इसका एक इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी उस कंपनी से पैसा निकालना शुरू कर दें और ओवरऑल जो आपकी शेयर की प्राइस है वो भी नीचे जा सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, हम यहाँ पे इसको क्लोज़ करेंगे और अगली जो वीडियो है उसमें, अगले जो लेक्चर है उसमें हम इसको पढ़ेंगे जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं, जो बैलेंस शीट है कंपनीज की, कि उसको किस तरह से पढ़ा जाता है और कुछ और चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।